आज हम एक ऐसे किताब के दर्शन में गोता लगा रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच को बदला है। रॉबिन शर्मा की द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। हमारे पास इस किताब की दो बहुत गहरी हिंदी व्याख्याएं हैं जो इसकी परतों को खोलती हैं। और देखिए, कहानी का टाइटल ही कितना दिलचस्प है, फेरारी बेचने वाला साधु। ये सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है। सवाल सिर्फ एक महंगी गाड़ी बेचने का नहीं है। असल सवाल तो ये है कि जूलियन मेंटल, जो अपने करियर के शिखर पर था, एक नामी वकील, हाँ, एक नामी वकील जिसके पास बेशुमार दौलत, शोहरत और वो शानदार लाल फेरारी थी, वो अचानक अपना सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर क्यों निकल पड़ा। आज हम इसी यात्रा के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और यहाँ सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये किताब कोई सीधी सपाट कहानी नहीं है। ये एक प्रतीकात्मक कथा है, एक एलेगोरी। इसमें हर किरदार, हर घटना, यहाँ तक कि वो फेरारी और हिमालय भी किसी गहरे विचार का प्रतीक हैं। अच्छा। जूलियन की कहानी असल में आज के दौर के उस इंसान की कहानी है जो सफलता की दौड़ में इतना तेज भाग रहा है, हाँ बिल्कुल, कि उसे एहसास ही नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें पीछे छोड़ता जा रहा है। तो चलिए इसी दौड़ से शुरू करते हैं। जूलियन मेल्च की जिंदगी कैसी थी? हमारे सूत्र बताते हैं कि वो एक जीता जागता सपना था। 7 अंकों की कमाई, एक आलीशान हवेली, प्राइवेट जेट और हाँ, वो मशहूर फेरारी। वो दिन में 18 घंटे काम करता था, सिर्फ बड़े केस लड़ता था और कहते हैं कभी हारता नहीं था। तो बाहर से देखने पर तो लगता था कि उसके पास सब कुछ है। हाँ, बाहर से देखने पर यही सबसे जरूरी बात है, क्योंकि अंदर से वो पूरी तरह खोखला हो चुका था। दौलत तो थी पर सेहत जा रही थी, शोहरत थी पर मन में शांति नहीं थी, रिश्ते तो बस नाम के थे, क्योंकि किसी के लिए वक्त ही नहीं था। और फिर एक दिन जो होना ही था वो हुआ। हाँ, भरी अदालत में एक केस की सुनवाई के दौरान उसे दिल का दौरा पड़ गया, वहीं सबके सामने। ये उसकी जिंदगी का एक बहुत नाटकीय मोड़ था। ये सिर्फ एक नाटकीय मोड़ नहीं था, ये एक तरह से एक शारीरिक चेतावनी थी। मनोविज्ञान में इसे कभी कभी सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर से जोड़कर देखा जाता है, जहां आपका मानसिक और भावनात्मक तनाव शरीर पर असर दिखाने लगता है। अच्छा। जूलियन का हार्ट अटैक सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी, वो उसके शरीर का विद्रोह था। उसके शरीर ने कहा, बस अब और नहीं। ये उस आध्यात्मिक संकट का भौतिक रूप था जिसका सामना आज कई ऊंचे पदों पर बैठे लोग करते हैं। वो करियर के पीछे भागते भागते खुद को ही जला देते हैं। और इस घटना ने उसे झकझोर कर रख दिया। ठीक होने के बाद उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने अपनी आलीशान हवेली बेच दी, अपना प्राइवेट जेट बेच दिया और हाँ, अपने प्यारी फरारी भी बेच दी। अपनी प्यारी फरारी भी बेच दी और वो भारत आ गया, हिमालय में शांति की खोज में। अब यहाँ एक सवाल उठता है, हिमालय ही क्यों? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, हिमालय यहां सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं है, ये बाहरी शोर शराबे और भागदौड़ से दूर मन के भीतर के मौन और ठहराव का प्रतीक है। जैसा कि एक सूत्र में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, यहां शोर नहीं, शांति है। यहां दिखावा नहीं, साधना है। किताब का संदेश ये नहीं है कि हम सबको अपना घर बार छोड़कर पहाड़ों पर चले जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली संदेश है कि हर किसी को अपने मन के भीतर एक हिमालय बनाना जरूरी है, यानी दुनिया में रहते हुए भी अपने अंदर शांति का एक कोना खोजना। वाह, मन के भीतर हिमालय बनाना, ये तो बहुत गहरा विचार है। और अब फिरारी बेचना, मेरा अंदाजा है कि ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं था, ये उस पूरी जीवन शैली को छोड़ने का प्रतीक था जिसका वो हिस्सा था। क्या मैं सही समझ रही हूँ? आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। फिरारी यहां सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये बाहरी दिखावे, अहंकार और भौतिक सफलता के उस खोखले विचार का प्रतीक है जिसे समाज सफलता मानता है। उससे बेचना सिर्फ एक कार को छोड़ना नहीं था। सही। जैसा कि एक सूत्र कहता है, ये अहंकार छोड़ना, अति लालसा छोड़ना और दिखावे की दौड़ से बाहर आना था। ये उस सफलता को अलविदा कहना था जिसने उससे सब कुछ दिया सिवाय खुशी और सुकून के। और यहीं से हमारे आज की चर्चा का मुख्य सवाल उठता है, जो हम सबके लिए है। हमारी जिंदगी में वो फरारी क्या है जिसे बेचने की जरूरत है? बिल्कुल। क्या बात है। तो चलिए इस सवाल को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। हिमालय में जूलियन की मुलाकात सिवाना के साधुओं से होती है, जो उसे एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के 7 सिद्धांत सिखाते हैं। हाँ। और कमाल की बात यह है कि ये सिद्धांत किसी भारी भरकम लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि 7 आसान प्रतीकों के जरिए समझाए गए हैं। तो चलो एक एक करके इन सिद्धांतों की बात करते हैं। पहला वाला तो मन के बारे में है ना? हाँ, पहला प्रतीक है एक खूबसूरत बगीचा। साधु कहते हैं कि हमारा मन एक बगीचे की तरह है।
आप इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर आप इसमें अच्छे विचार और सकारात्मकता के फूल नहीं लगाएंगे तो नकारात्मकता और चिंता की खरपतवार अपने आप उगाएगी। खरपतवार। बगीचे की देखभाल रोज करनी पड़ती है, ठीक वैसे ही अपने मन की भी देखभाल रोज करनी पड़ती है। ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। दिन भर में हजारों तरह के नकारात्मक विचार आते हैं, काम का तनाव, रिश्तों की उलझनें। इस खरपतवार को साफ कैसे किया जाए? इसका जवाब भी उसी प्रतीक में छिपा है, सक्रिय देखभाल। जैसे एक माली रोजाना अपने बगीचे से खरपतवार निकालता है, वैसे ही हमें भी अपने विचारों के प्रति सजग रहना होगा। एक सूत्र में कहा गया है, जो अपने विचारों पर काबू नहीं रखता वो अपने जीवन पर भी काबू नहीं रख सकता। सही बात है। यहीं से सारी शुरुआत होती है। यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह थॉट कंट्रोल है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानो और उसकी जगह एक सकारात्मक विचार रखो। धीरे धीरे आपका मन का बगीचा खिलने लगेगा। ठीक है, तो पहला कदम हुआ अपने मन के बगीचे को सुंदर बनाना। लेकिन एक सुंदर बगीचा जिसका कोई मकसद ना हो, वो भी अधूरा है। शायद इसीलिए अगला प्रतीक आता है प्रकाश स्तंभ, यानी लाइट हाउस। बिल्कुल सही कनेक्शन बनाया आपने। ये सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक बार जब आपका मन शांत और साफ हो जाता है, मतलब बगीचा सुंदर हो जाता है, तभी आप दूर स्थित अपने प्रकाश स्तंभ को साफ साफ देख पाते हैं। अच्छा। प्रकाश स्तंभ आपके जीवन के उद्देश्य, आपके क्यों का प्रतीक है। ये वो रोशनी है जो आपको बताती है कि आपको जाना कहाँ है। बिना उद्देश्य का जीवन उस जहाज की तरह है जो समंदर में तो है, पर उसे पता नहीं कि उसका बंदरगाह कौन सा है। लेकिन कई लोगों को लगता है कि जीवन का एक बड़ा उद्देश्य खोजना बहुत दबाव वाली बात है। क्या वो अगर किसी को अपना पर्पस ना पता हो? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और किताब ये नहीं कहती कि आपका उद्देश्य दुनिया बदलना ही हो। उद्देश्य छोटा या बड़ा हो सकता है। ये हो सकता है एक अच्छा माता पिता बनना, अपने काम से दूसरों की मदद करना या कोई कला सीखना। जरूरी ये है कि आपके पास सुबह बिस्तर से उठने की एक वजह हो जो आपके वेतन से बड़ी हो। जब आपका क्यों साफ होता है तो कैसे अपने आप आसान हो जाता है। तो एक साफ मन यानी बगीचा और एक स्पष्ट दिशा यानी प्रकाश स्तंभ। अब शायद बात आती है उस सफर की जो हमें मंजिल तक ले जाएगा। और यहाँ तीसरा प्रतीक आता है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, एक सुमो पहलवान। हाँ, एक सुमो पहलवान जो अनुशासन का प्रतीक है। अनुशासन का। हाँ, और ये प्रतीक बहुत शक्तिशाली है। एक सुमो पहलवान अपनी ताकत और आकार के लिए जाना जाता है, जो सालों के निरंतर अनुशासन और अभ्यास से आता है। ये प्रतीक हमें याद दिलाता है कि सिर्फ उद्देश्य तय कर लेना काफी नहीं है। बिल्कुल। उस तक पहुंचने के लिए रोजाना अनुशासन के रास्ते पर चलना पड़ता है। एक सूत्र कहता है, मोटिवेशन कुछ दिन चलता है, अनुशासन जीवन भर। यहीं पर काइजन के सिद्धांत का भी जिक्र है ना। ये सिर्फ रोज थोड़ा बेहतर बनने के बारे में है। बिल्कुल। और काइजन का ये विचार बहुत आकर्षक है। ये मूल रूप से एक जापानी व्यापार दर्शन है। अच्छा। जिसे टोयोटा जैसी कंपनियों ने अपनी सफलता का आधार बनाया। इसका मतलब है सतत छोटे छोटे सुधार। किताब इस औद्योगिक विचार को व्यक्तिगत विकास पर लागू करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक रात में बदल जाएं। इसका मतलब है हर रोज सिर्फ 1% बेहतर बनना। सिर्फ 1%? हाँ, यही छोटी छोटी आदतें मिलकर एक दिन जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। ये उस प्रेरणा के विस्फोट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है जो 2 दिन में खत्म हो जाती है। वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। बगीचा, प्रकाश स्तंभ और अब अनुशासन का रास्ता। इसके बाद चौथा प्रतीक आता है जो दिल को छू जाता है, एक गुलाब। ये निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। हाँ, या दर्शन के दिल में है। गुलाब अपनी खुशबू अपने लिए नहीं रखता, वो उसे बिना किसी शर्त के दूसरों में बांट देता है। इसका संदेश है कि जीवन का असली आनंद लेने में नहीं बल्कि देने में है। देने में है। जब आप दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं या उनके जीवन में कुछ सकारात्मक योगदान देते हैं, तो आपको एक ऐसी खुशी मिलती है जो कोई भौतिक वस्तु नहीं दे सकती। लेकिन आज के इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हर कोई अपने लिए जी रहा है, ये विचार थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता। लोग सोच सकते हैं कि पहले मैं अपनी जरूरतें पूरी कर लूं, फिर दूसरों का सोचूंगा। और यही सोच हमें खालीपन की ओर ले जाती है। मनोविज्ञान भी इस बात का समर्थन करता है। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उनमें हैप्पीनेस हार्मोन ज्यादा सक्रिय होते हैं। ये एक विरोधाभास है। अच्छा। हाँ, आप जितना ज्यादा देते हैं, आप उतनी ज्यादा अमीर महसूस करते हैं भावनात्मक रूप से। और देखिए, सेवा का मतलब बड़े बड़े दान करना नहीं है। किसी को अपना समय देना, किसी की बात सुन लेना या किसी के काम में छोटी सी मदद कर देना भी सेवा है। ये बहुत सुंदर है। तो हमने मन पर काम किया, उद्देश्य पाया,
अनुशासन अपनाया और सेवा का भाव रखा। अब पांचवा प्रतीक आता है जो हमें एक कड़वी सच्चाई की याद दिलाता है, समय। हाँ, समय जिसे हाथ से फिसलती रेत के रूप में दिखाया गया है। सही। और ये याद दिलाना बहुत जरूरी है। समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो अमीर गरीब सबके पास बराबर है, और एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। एक सूत्र इसे बहुत गहराई से कहता है, जो आज नहीं जिया वो जीवन कभी नहीं जिया। वाह। ये हमें वर्तमान में जीने की याद दिलाता है। हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंता में, और इस चक्कर में आज हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। ये तो सोशल मीडिया के जमाने में और भी सच लगता है। हम घंटों तक दूसरों की जिंदगी देखते हुए अपना आज बर्बाद कर देते हैं। एकदम सही कहा। ये प्रतीक हमें सचेत करता है कि हम अपने समय का प्रबंधन करें और उन चीजों को प्राथमिकता दें जो हमारे उद्देश्य यानी प्रकाश स्तंभ से जुड़ी हैं। समय बर्बाद करना असल में जिंदगी बर्बाद करना है। इसके बाद छठा प्रतीक आता है मुकाबला, लेकिन ये दूसरों से नहीं बल्कि खुद से है, आत्मविजय। हाँ, और ये सबसे मुश्किल लड़ाई है। साधु कहते हैं कि सबसे बड़ी जीत दुनिया को जीतना नहीं बल्कि खुद को जीतना है। अपने क्रोध पर, अपने आलस्य पर, अपने डर पर काबू पाना ही असली सफलता है। आज की दुनिया हमें लगातार दूसरों से तुलना करने और उनसे आगे निकलने के लिए उकसाती है, लेकिन ये दर्शन कहता है कि आपकी असली प्रतिस्पर्धा कल के आपसे है। क्या आप आज कल से थोड़े बेहतर हैं? अगर हाँ, तो आप जीत रहे हैं। और फिर आता है सातवां और अंतिम प्रतीक, संगीत। ये संतुलन का प्रतीक है, और ये इन सभी सिद्धांतों को एक साथ पिरोता है। संगीत तभी सुरीला लगता है जब उसमें सभी सुरों, ताल और लय का सही संतुलन हो। कोई भी एक सुर ज्यादा या कम हो जाए तो संगीत बेसुरा हो जाता है। सही बात है। ठीक इसी तरह जीवन में भी काम, परिवार, स्वास्थ्य और आपकी आत्मा के बीच संतुलन जरूरी है। अगर आप सिर्फ काम के पीछे भाग रहे हैं और सेहत और रिश्तों को नजरअंदाज कर रहे हैं तो आपके जीवन का संगीत बिगड़ जाएगा, जैसा जूलियन मेंटल के साथ हुआ था। तो अगर हम इन सातों सिद्धांतों को जोड़कर देखें तो ये किताब असल में सफलता की परिभाषा को ही बदल रही है। ये उस पारंपरिक सोच को चुनौती दे रही है जिसमें सिर्फ बैंक बैलेंस और पद को ही सफलता माना जाता है। बिल्कुल, ये सफलता को केवल पैसा से, जिसे अधूरी सफलता कहा गया है, बदलकर पैसा प्लस स्वास्थ्य प्लस शांति बनाने पर जोर देती है, जो कि पूर्ण सफलता है। पूर्ण सफलता। और यहाँ सबसे आकर्षक विचार ये है कि इसकी शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। लेखक के शब्दों में, पहले अपने भीतर अमीर बनो, दुनिया खुद पीछे आएगी। आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का ही प्रतिबिंब है। अच्छा। अगर मन में शांति और अनुशासन है तो बाहरी सफलता मिलना लगभग तय है। हमारे एक सूत्र में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए भी एक विशेष सीख दी गई थी, जो आज के कंपटीशन कल्चर में बहुत जरूरी लगती है। हाँ, उसमें यह बात कही गई है कि लक्ष्य मतलब प्रकाश स्तंभ के बिना पढ़ाई एक बोझ बन जाती है, और अनुशासन यानी सुमो पहलवान के बिना ज्ञान टिकता नहीं है। और एक शांत मन यानी बगीचा वाला शिक्षक ही एक अच्छा मार्गदर्शक बन सकता है। ये दर्शन हमें याद दिलाता है कि शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ परीक्षा में नंबर लाना नहीं, बल्कि एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना सीखना भी है। तो अंत में अगर हम वापस उस सवाल पर लौटें कि फेरारी बेचना क्या था, तो ये दौलत छोड़ने के बारे में नहीं था। ये सफलता की उस खोखली, एक आयामी परिभाषा को छोड़ने के बारे में था, जिसके पीछे हम सब शायद कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। एकदम सही। ये अहंकार और दिखावे की उस दौड़ से बाहर आने के बारे में था। मूल संदेश बहुत साफ है। बाहरी सफलता की शुरुआत आंतरिक शांति से होती है। अगर आपका मन शांत है, आपका जीवन संतुलित है, तो आप सफल हैं, चाहे आपके पास फेरारी हो या न हो। एक सूत्र में एक अंतिम विचार बहुत शक्तिशाली था। जब व्यक्ति अंदर से साधु बन जाता है, तभी वो बाहर से राजा बन सकता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जब आप आंतरिक रूप से शांत, अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण हो जाते हैं, तभी आप बाहरी दुनिया में सच्ची और स्थायी सफलता हासिल कर सकते हैं। और ये हमें वापस उसी शुरुआती सवाल पर लाता है जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए। अगर फेरारी बाहरी खोखले लगाव और उन चीजों का प्रतीक है जो हमें नीचे खींच रही हैं, तो आज किसी के जीवन में वो फेरारी क्या है जिसे बेचने की जरूरत है? वाह। वो कोई बुरी आदत हो सकती है, कोई नकारात्मक सोच हो सकती है, कोई दिखावे की चीज हो सकती है, या शायद किसी का वैलिडेशन पाने की इच्छा हो सकती है। वो कौन सी चीज है जो आपको अपने मन के भीतर का हिमालय बनाने से रोक रही है?